हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट, कंडीशंस फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करना चाहती है तो कुछ कंडीशंस कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई हैं जो कंपनी को फुलफ़िल करनी होंगी, तभी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए एलिजिबल होगी। उसके बाद हमें डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स एंड देयर आफ्टर हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बायबैक ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। बायबैक जो ये वर्ड यूज़ किया गया है ये इक्विटी शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करें तो उनके कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है आपका रिडम्पशन, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एंड डिबेंचर्स के केस में इनकी कैपिटल को रिटर्न करना प्लान्ड होता है, कैपिटल की रीपेमेंट करना प्लान्ड होता है, इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है रिडम्पशन। मीन्स डिबेंचर्स एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट के लिए इशू किए जा सकते हैं, इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स भी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के लिए इशू किए जा सकते हैं। बट इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा पहले से प्लान नहीं होता कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाना है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, पहले से ही ऐसा कुछ भी प्लान्ड नहीं होता। तो जब भी हम बायबैक की बात करेंगे वो हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, एंड प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ किया जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मीनिंग ऑफ बायबैक। बायबैक है क्या? बायबैक इज अ कॉर्पोरेट एक्शन in which a company purchase their own shares subject to the fulfillment of certain conditions। बायबैक कंपनी द्वारा लिया गया एक्शन है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को ही वापस खरीद लेती है सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। जो कंडीशंस कंपनीज एक्ट 2013 में ले डाउन की गई है उन कंडीशंस को फुलफिल करके कंपनी जब अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है तब उसे कहा जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स कंपनी ने वापस खरीद लिए कंपनी को वो शेयर्स कैंसिल करने होते हैं। कहने का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर्स को ही एज इन्वेस्टमेंट होल्ड करके नहीं रख सकती। जो शेयर्स कंपनी ने रीपरचेज किए हैं उन शेयर्स को कंपनी को कैंसिल करना होगा। जबकि डिबेंचर्स के केस में कंपनी अपने डिबेंचर्स परचेज कर सकती है एंड अपने डिबेंचर्स को वो एज इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रख सकती है। कंपनीज के पास जब सरप्लस कैश होता है तब कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक कर सकती है, या कंपनी को जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी कैपिटल कंपनी के पास है वो सरप्लस है, तो उस केस में कंपनी शेयर्स का बायबैक कर सकती है। कंपनी शेयर्स का बायबैक कर कर नंबर ऑफ़ शेयर्स जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, नंबर ऑफ़ शेयर्स में कंपनी रिडक्शन ला सकती है, नंबर ऑफ़ शेयर्स को कंपनी डिक्रीज़ कर सकती है, जिससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव होगा। अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव कैसे होगा? अर्निंग पर शेयर हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सपोज पहले जनरल पब्लिक के पास 1 लाख शेयर्स थे, अब कंपनी ने 20,000 शेयर्स बाय बैक कर लिए। इट मीन्स अब जनरल पब्लिक के पास 80,000 शेयर्स अवेलेबल हैं। मीन्स अब जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 80,000 शेयर्स में डिवाइड होगा, इसीलिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, जबकि पहले कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख शेयर्स में डिवाइड हो रहा था। कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, साथ ही साथ इससे कंपनी के स्टॉक के प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट होगी। कंपनी के स्टॉक की प्राइस, कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज होगी, कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन ज़्यादा होगा। अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस भी इंक्रीज होगा। ये था हमारा बायबैक का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स को दोबारा से परचेज कर रही है, वापस परचेज कर रही है, और कंपनी इन शेयर्स को एज इन्वेस्टमेंट होल्ड करके नहीं रख सकती। कंपनी को ये शेयर कैंसिल करने होते हैं। बायबैक की हेल्प से कंपनी अर्निंग पर शेयर को इम्प्रूव कर सकती है, अपने स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है। Now coming to the conditions for buyback of shares as per section 68 subsection 2 of Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 68 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो कंपनी को पूरी करनी होंगी अगर वो कंपनी बायबैक करना चाहती है अपने शेयर्स का।
फर्स्ट वन इज अथोराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बायबैक ऑफ शेयर्स कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा अथोराइज्ड होना चाहिए। सेकंड, अगर कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करना चाहती है तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स कम से कम 75% या 75% से ज़्यादा मेंबर्स इस डिसीजन के फेवर में होने चाहिए, तभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। 75% और मोर, कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 25% तक के शेयर्स, 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, इसके 25% तक कंपनी शेयर्स को बायबैक कर सकती है। बट इस केस में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अगर कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ 10% मीन्स कंपनी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के अगर 10% तक के शेयर्स को बायबैक करना चाहती है तो उस केस में जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन का पास करना ज़रूरी नहीं है। उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल सकता है। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास करेगी और अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। बट अगर कंपनी ने बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा शेयर्स बायबैक किए हैं तो आने वाले 365 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी दोबारा से शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज डेट इक्विटी रेशो। अगर कंपनी का डेट इक्विटी रेशो 2:1 से ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर कंपनी शेयर्स को बायबैक करना चाहती है तो उसका डेट इक्विटी रेशो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट का मतलब होता है बोरोड सोर्सेज एंड इक्विटी का मतलब होता है ओन्ड सोर्सेज। मतलब कंपनी ने जो टोटल कैपिटल रेज की है, जो बोरोड सोर्सेज से रेज की है, वो इक्विटी के ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कंपनी की कैपिटल और फ्री रिजर्व्स हैं, इट मीन्स जो कंपनी की इक्विटी है आफ्टर द बायबैक, कंपनी का डेट उसके ट्वाइस से ज़्यादा नहीं हो सकता, तभी कंपनी शेयर्स के बायबैक के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज कंपनी शेयर्स के बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक। कंपनी ने जिस डेट को रेजोल्यूशन पास किया है, चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जर्नल मीटिंग हो या वो बोर्ड का रेजोल्यूशन हो, दोनों ही केसेस में कंपनी को ये बायबैक का प्रोसीजर 12 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। बायबैक सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही किया जा सकता है। पार्टली पेड अप शेयर्स बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अगर कंपनी शेयर्स को बायबैक करना चाहती है तो कंपनी को एक डिक्लेरेशन देनी होगी। कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास एक डिक्लेरेशन देनी होगी एफिडेविट की फॉर्म में, जिसमें कंपनी मेंशन करेगी कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने सफिशिएंट इंक्वायरी की है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स की इंक्वायरी की है एंड उसके बेसिस पर वो लिख कर दे रही है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली नहीं है। कंपनी को अपनी सॉल्वेंसी की डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। सेबी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना ज़रूरी है, तभी कंपनी शेयर्स का बायबैक कर सकती है। अगर कंपनी के शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं तो उस केस में कंपनी को सेबी की रेगुलेशंस को फुलफिल करना होगा। और अनलिस्टेड शेयर्स के केस में कंपनी को शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 को फॉलो करना होगा। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करती है तो कंपनी को अपने शेयर्स का कैंसलेशन करना होगा। कंपनी इन शेयर्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड करके नहीं रख सकती, तो कंपनी को अपने शेयर्स डिस्ट्रॉय करने होंगे, कैंसिल करने होंगे विद इन 7 डेज ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार। कि जिस डेट को बायबैक का प्रोसीजर खत्म हुआ है उससे लेकर 7 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की प्रेजेंस में इन शेयर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस बायबैक ऑफ शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो कंपनी को फुलफिल करनी होंगी, तभी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए एलिजिबल है। Now next important topic is sources for buyback. कंपनी कहाँ से फंड्स यूटिलाइज कर सकती है शेयर्स को बायबैक करने के लिए? फर्स्ट, आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स।
कंपनी फ्री रिजर्व्स में से पैसा ले सकती है शेयर्स को बाय बैक करने के लिए। फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, रिवेन्यू रिजर्व, जर्नल रिजर्व, इन फंड्स को कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए यूटिलाइज कर सकती है। सेकंड, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के पैसे को भी कंपनी बायबैक के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकती है, बट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिर्फ जो भी कंपनी को शेयर्स के बायबैक करते टाइम शेयर होल्डर्स को प्रीमियम देना है, सिर्फ उस प्रीमियम के पैसे के लिए ही कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू थी 10 पर शेयर एंड कंपनी जब शेयर्स को बाय बैक कर रही है तब कंपनी 12 पर शेयर पर बाय बैक कर रही है। इट मीन्स 2 रुपीज़ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के पे कर रही है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दिया गया है इसमें से सिर्फ 2 रुपीज़ पर शेयर चार्ज किया जा सकता है। मीन्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बायबैक, कि जो बायबैक के टाइम प्रीमियम पे किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिर्फ उसके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। थर्ड वन इज प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़। कंपनी ने कोई और शेयर्स इशू किए हैं, कोई और सिक्योरिटीज़ इशू की है और वहाँ से कंपनी के पास जो पैसा आता है कंपनी उस पैसे को भी बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए यूटिलाइज कर सकती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। सपोज कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 100 पर शेयर और कंपनी का जो बाय बैक प्राइस है वो है 150 पर शेयर। इट मीन्स इस 150 में 50 रुपीज़ प्रीमियम का अमाउंट है। तो कंपनी क्या कर सकती है, ये 50 रुपीज़ प्रीमियम का अमाउंट तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से चार्ज कर सकती है एंड बाकी का 100 रुपये के लिए कंपनी दूसरे सोर्सेज का यूज़ कर सकती है, जैसा कि फ्री रिजर्व्स या प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल है। कंपनी अगर चाहे तो 150 का 150 कंपनी फ्री रिजर्व्स या दूसरे शेयर्स की प्रोसीड से ले सकती है अगर उनके अंदर सफिशिएंट बैलेंस है। कहने का मतलब है कि सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के लिए यूज़ किया जा सकता है और किसी पर्पज़ के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज़ नहीं किया जा सकता। और अगर कंपनी की इच्छा है तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा ना लेकर प्रीमियम का पैसा भी वो फ्री रिजर्व और प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर सिक्योरिटी से ले सकती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। तो सोर्सेज ऑफ बायबैक हमारे यहाँ पर 3 थे, 3 हमने डिस्कस किए। फर्स्ट, कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेबी गाइडलाइंस। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी है, पूरी करनी है एट द टाइम ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। इन गाइडलाइंस का कंपनी को ध्यान रखना है। फर्स्ट important guideline is buyback shall be permissible from the existing shareholders on a proportionate basis। कंपनी शेयर्स का बायबैक कर सकती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रपोर्शनेट बेसिस पर। सेकंड, फ्रॉम द ओपन मार्केट। कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक ओपन मार्केट से कर सकती है। ओपन मार्केट में कंपनी ऑफर कर रही है बायबैक का एंड जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को सेल करना चाहते हैं वो अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। थर्ड वन इज फ्रॉम द ओड लोट होल्डर्स। ओड लोट होल्डर्स का मतलब क्या है? वो शेयर होल्डर्स जिनके पास जो शेयर्स हैं वो मिनिमम ट्रेडेबल लोट से कम है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है मिनिमम ट्रेडेबल लॉट इज इक्वल टू 100 शेयर्स। इट मीन्स अगर कोई शेयर होल्डर्स ट्रेडिंग करना चाहता है शेयर्स की सेल करना चाहता है या परचेज करना चाहता है तो कम से कम उसे 1 लॉट परचेज करना होगा या 1 लॉट सेल करना होगा। मीन्स कम से कम उसे 100 शेयर्स की ट्रेडिंग करनी होगी। और इट मे बी पॉसिबल कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास 100 शेयर से कम शेयर्स हैं। सपोज उनके पास सिर्फ 50 शेयर्स हैं। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास सिर्फ 50 शेयर्स हैं तो उसे हम कहेंगे ओड लोट होल्डर्स। मींस जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स मिनिमम ट्रेडेबल लोट से कम है। तो कंपनी ओड लोट होल्डर से भी शेयर्स का बायबैक कर सकती है। इस केस में ओड लोट होल्डर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपने शेयर्स को सेल कर सके। अदरवाइज उसको ये अपॉर्चुनिटी ना मिलती क्योंकि कंपनी का मिनिमम लोट था 100 शेयर्स।
अगर हम एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेकर चलें, सपोज़ आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर गए, वहाँ पे आपको दाल की परचेज़ करनी है, वहाँ पे उन्होंने पैकिंग्स बनाई हुई हैं 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी। उनकी सबसे छोटी से छोटी पैकिंग 250 ग्राम की है। उस केस में अगर आप दाल खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 250 ग्राम का पैकेट लेना होगा। मीन्स उनका मिनिमम ट्रेडेबल लोट है 250 ग्राम। इसी तरह से जैसा हमने शेयर्स के केस में डिस्कस किया, कंपनी का मिनिमम ट्रेडेबल लोट था 100 शेयर्स, और उससे कम शेयर्स अगर किसी होल्डर के पास हैं तो उसे कहा जाता है ओड लोट होल्डर्स। Fourth one is by purchasing the shares issued to the employees pursuant to a scheme of stock option और sweat equity। अगर sweat equity के तहत या employee stock option plan के तहत कोई शेयर्स इशू किए गए हैं तब कंपनी इन शेयर्स का भी बायबैक कर सकती है। स्वेट इक्विटी का मतलब है कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के डायरेक्टर्स को टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करने के लिए बदले में जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। दूसरा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के ऑफिसर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि वो कंपनी के स्टॉक को सब्सक्राइब कर सकते हैं या वो कंपनी के स्टॉक को फ्यूचर डेट पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जनरली जिस प्राइस पर इन्हें शेयर्स ऑफर किए जाते हैं वो मार्केट प्राइस से कम होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के प्लान शेयर्स इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगे, ताकि उनको कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहने का कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट लगे, क्योंकि इस केस में शेयर्स डिस्काउंट पर ऑफर किए जाते हैं। शेयर्स जिस रेट पर इशू किए जाते हैं विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो इन स्कीम्स के तहत अगर कोई शेयर्स इशू किए गए हैं तब कंपनी उन शेयर्स का भी बायबैक कर सकती है। नेक्स्ट इज बायबैक थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट नॉट परमिटेड। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे, फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू कंपनी ने जो कैपिटल रेज की थी, इस केस में बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में परमिटेड नहीं है कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो शेयर्स इशू किए गए हैं उनका बायबैक नहीं कर सकती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इज कंपनी को पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होगी रिगार्डिंग द बायबैक ऑफ शेयर कम से कम एक नेशनल डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक हिंदी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में और एक रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। साथ ही इन न्यूज़पेपर्स का वाइड सर्कुलेशन करना होगा एट द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एस्क्रो अकाउंट। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एज पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि कंपनी अपना एक एस्क्रो अकाउंट खोलेगी अगर कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करना चाहती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। एस्क्रो का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो एस्क्रो का मतलब होता है कैश या बॉन्ड थर्ड पार्टी के पास डिपॉजिट करा दिया जाता है अनटिल द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक किसी थर्ड पार्टी के पास पैसा, कैश या बॉन्ड, कोई इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट करा दी जाती है गारंटी के तौर पे, और जैसे ही वो कंडीशन पूरी होती है तो थर्ड पार्टी उस अमाउंट को रिलीज़ कर देती है। अगर हम इसे कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, बायबैक ऑफ शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो कंपनी को एक एस्क्रो अकाउंट खोलना होता है विद द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जर्नली इस केस में होती है बैंक, और कंपनी को कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज बैंक के पास एज गारंटी के तौर पर डिपॉजिट कराना होता है, और वो पैसा बैंक तब तक अपने पास रखेगी जब तक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बायबैक का कंसिडरेशन नहीं दे देती। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है शेयर होल्डर्स को बायबैक का कंसिडरेशन देने में तो उस केस में बैंक इस पैसे को फॉरफिट कर लेगी। एस्क्रो अकाउंट में इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन भी फॉलो किया जा सकता है, कोई एक ऑप्शन भी फॉलो किया जा सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा सकता है। कंपनी के पास ऑप्शन है कि या तो कंपनी कमर्शियल बैंक के पास कैश डिपॉजिट करा दे। सेकंड, कई बार बैंक की गारंटी भी ले ली जाती है। बैंक गारंटी दे देता है इन फेवर ऑफ द मर्चेंट बैंकर, मीन्स जो बैंकर कंपनी के तौर पे, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहा है, बैंक उसके फेवर में
कुछ अमाउंट की गारंटी दे देता है। जनरली गारंटी उस केस में दी जाती है जहां पर कंपनी की गुडविल अच्छी है, उस केस में बैंक गारंटी देता है कि इन केस अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो वो पेमेंट बैंक कर देगा। थर्ड, डिपॉजिट ऑफ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज़। कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को भी, कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, कुछ बॉन्ड हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट हैं, जिनको भी कंपनी बैंक के पास एज गारंटी रख सकता है जब तक कंपनी शेयर होल्डर्स को बायबैक के लिए कंसिडरेशन पे नहीं कर देता। या इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है। कुछ पैसा कैश की फॉर्म में रख दिया, कुछ पैसा सिक्योरिटीज़ के रूप में एज गारंटी रख दिया, और कुछ पैसे की बैंक ने गारंटी दे दी। तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी को किस फॉर्म में गारंटी का पैसा बैंक के पास रखना होगा। इन केस अगर कंपनी कंसिडरेशन के अमाउंट की पेमेंट कर देती है तो उस केस में बैंक ये पैसा रिलीज़ कर देगा। बट इन केस अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है कंसिडरेशन के अमाउंट की शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने में, तो उस केस में ये पैसा सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा फॉरफिट कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि एस्क्रो अकाउंट में कंपनी को कितना पैसा एज गारंटी रखना होगा। अगर कंपनी अप टू 100 करोड़ तक शेयर्स का बायबैक करना चाहती है तो उस केस में कंपनी को 25% अमाउंट ऑफ द कंसीडरेशन बैंक के पास रखना होगा इन द फॉर्म ऑफ गारंटी। बट अगर कंपनी 100 करोड़ से ज़्यादा कंसीडरेशन के शेयर्स को बायबैक करना चाहती है तो उस केस में कंपनी को 25% के साथ साथ जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट इज़ 75%, उसका एडिशनल 10% और कंपनी को बैंक के पास गारंटी के फॉर्म में रखना होगा। मीन्स 100 करोड़ तक तो कंपनी को 25% रखना होगा, एंड 100 करोड़ से ज़्यादा के अगर शेयर्स का बायबैक है तो कंपनी को रिमेनिंग अमाउंट का दैट इज़ 75% अमाउंट का एडिशनल 10% कंपनी को बैंक के पास एज गारंटी रखना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एस्क्रो अकाउंट, जो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर कंपनी को ओपन करना ज़रूरी है इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। Now the next topic is advantages or objectives of buyback. The first important objective of buyback is to get rid of the capital not required by the company. अगर कंपनी की कैपिटल सरप्लस है, कंपनी को इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स के थ्रू कैपिटल को रिटर्न कर सकती है। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी का हो सकता है। सेकंड, टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। कंपनी शेयर्स की अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए भी कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक कर सकती है, क्योंकि जब कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करेगी तब नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द पब्लिक कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स के कम होने की वजह से अर्निंग पर शेयर कंपनी का इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग को इंक्रीज करना भी कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इस पर्पस से भी कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक कर सकती है। सपोज पहले प्रमोटर्स के पास 1 लाख शेयर्स थे एंड जनरल पब्लिक के पास भी 1 लाख शेयर्स थे, तो दोनों का प्रपोर्शन था 1:1, दैट इज़ 50% शेयर प्रमोटर के पास हैं एंड 50% शेयर जनरल पब्लिक के पास हैं। उसके बाद अब कंपनी ने क्या किया, जनरल पब्लिक से 50,000 शेयर्स का बायबैक कर लिया। मींस कंपनी को 50,000 शेयर्स कैंसिल करने हैं, एंड अब जनरल पब्लिक के पास पैसा कितना रह गया, 50,000 रह गया। और प्रमोटर्स के पास अभी कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, प्रमोटर्स के पास 1 लाख शेयर्स अवेलेबल हैं। मींस पहले दोनों का प्रपोर्शन 1:1 था, अब प्रमोटर्स का प्रपोर्शन 2:1 है। तो इस तरह से प्रमोटर्स की होल्डिंग को इंक्रीज किया जा सकता है थ्रू द बायबैक ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज कंपनी को होस्टाइल टेकओवर से बचाने के लिए भी शेयर्स का बायबैक किया जा सकता है। होस्टाइल टेकओवर मींस फोर्सिबली टेक ओवर। कई बार क्या होता है, जब प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाती है, जनरल पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होती है, तो कुछ इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड ऑर्गेनाइजेशंस या इकोनॉमिकली साउंड इंडिविजुअल्स कंपनी का बिडिंग प्रोसेस कर सकते हैं, कंपनी का टेक ओवर करना चाहते हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए, कंपनी को होस्टाइल टेक ओवर से बचाने के लिए कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर कर प्रमोटर्स की होल्डिंग को इंक्रीज कर सकती है, जिससे कंपनी का होस्टाइल टेकओवर नहीं होगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज़, अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश अवेलेबल है और वो कैश यूटिलाइज नहीं हो रहा और कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में भी कंपनी सरप्लस कैश का यूटिलाइजेशन कर सकती है फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट वन इज़ टू बाय द शेयर्स ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स एंड फ्रॉम ऑड लोट होल्डर्स, कि जो शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर से सेटिस्फाई नहीं हैं या जो ऑड लोट होल्डर्स हैं जिनके पास नंबर ऑफ शेयर्स मिनिमम ट्रेडेबल लोट से कम है, उनके शेयर्स को परचेज करने के लिए भी कंपनी शेयर्स का बायबैक कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेंटेन अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, मीन्स कितना पैसा बोरोड सोर्सेज से रेज किया है एंड कितना पैसा ओन सोर्सेज से है। कई बार कंपनी एक टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहती है, कई बार कंपनी एक रेशो डिसाइड कर लेती है, एक प्रपोर्शन डिसाइड कर लेती है कि इतना परसेंट हमें इक्विटी का रखना है एंड इतना परसेंट हमें डेट का रखना है। उस केस में कंपनी टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेती है, इक्विटी कैपिटल को गेट रीड कर देती है। इस तरीके से भी कंपनी अपने टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट इज टू सपोर्ट द शेयर प्राइसेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। फर्स्ट पॉइंट में वी हैव डिस्कस्ड कि कंपनी अपने शेयर्स का बाय बैक कर कर अपने अर्निंग पर शेयर को इम्प्रूव कर सकती है, एंड अगर किसी कंपनी के शेयर्स का अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव होगा तो उस केस में ऑटोमेटिकली कंपनी के स्टॉक का मार्केट प्राइस भी इंक्रीज होगा, कंपनी के स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा होगा।